शोकेस इस तरीके से किया जाता है कि आप स्टॉक मार्केट आओ तो आप जल्दी पैसा कमा लोगे, करोड़पति बन जाओगे। और यंग लोगों की एक ही तो प्रॉब्लम है, अमीर बनना है। स्टॉक मार्केट में रियलिस्टिकली मिनिमम 2-3 साल का लॉस करोगे तब जाके बेसिक्स की अकल आती है। सो स्टॉक मार्केट में who you are or the type of investor or trader you are is actually a reflection of the type of person you are in real life. Right. मुझे ना अमीरों को और अमीर बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं रायपुर से निकला हूँ, मैंने देखा है क्या तकलीफें होती हैं। अच्छी बड़ा पैसा मुंबई का मुंबई में ही रह जाता है, बड़े लोग ही पैसा कमा के निकल लेते हैं। I want to serve the last underserved people in the finance category. पर्सनल मीटिंग्स में क्या पूछते हैं, कोई शेयर बता दो। मैं बहुत फंस गया हूँ, मैंने ट्रेडिंग में लॉस कर लिया है, मैं कैसे निकलूँ, मुझे बचा लो। चार्ट देख के पैसा कमाना पॉसिबल था कि मैं चार्ट देखूं, उसमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करूं और मैं पैसा कमाऊं। एक चीज तो प्रूवन है कि आप ट्रेडिंग से भी पैसा कमाओ, इन्वेस्टिंग से भी पैसा कमाओ, आप 20% के ऊपर जाने वाले नहीं हो इन द लॉन्ग रन। हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल लाइफ। हमारे साथ हैं द फाउंडर ऑफ फिनोलॉजी मिस्टर प्रांजल कामरा, right? Thank you and thank you for a great introduction. I prefer it this way. But you are also an influencer. Unfortunately, yes. But founder of Finology. Yeah, thank you. Pranjal, you have been in this content creation for a very long time. Personally also, मैं आपका content follow करती हूँ. आपकी वीडियोस पे अलग अलग तरह के कमेंट्स आते होंगे. I really want to know, मतलब आपने आज तक अपनी वीडियोस पे सबसे अटपटा फनी कमेंट क्या देखा है? लाइक व्हाट डू पीपल आस्क यू व्हेन दे नो कि अच्छा प्रांजल कामरा है? मतलब लोग कहते हैं ना हाय हेलो, तुरंत क्या पूछते हैं अगला सवाल हेलो के बाद? सो कमेंट से तो नहीं, बट मैं बता रहा हूँ पर्सनल मीटिंग्स में क्या पूछते हैं, कोई शेयर बता दो। सबसे कॉमन सवाल, कोई शेयर बता दो। और अ नॉट सो फनी आंसर इज मैं बहुत फंस गया हूँ, मैंने ट्रेडिंग में लॉस कर लिया है, मैं कैसे निकलूँ, मुझे बचा लो। ये वाला सवाल बहुत आता है एंड दैट इज व्हेन आई फील कि ओह माई जॉब इज़ नॉट डन। अभी भी वही सब चल रहा है इतने सालों बाद जिसके अगेंस्ट में आई स्टार्टेड बिकॉज आई वॉन्टेड पीपल टू बी सेफ फ्रॉम गैम्बलिंग, स्पेक्यूलेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है कम होने के बजाय। सो आई हैव एब्सोल्युटली नॉट सक्सीडेड दैट वे। एंड कॉमेंट्स आई कांट टेल यू बिकॉज मुझे सालों हो गए मेरे कॉमेंट्स पढ़े, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज यू नो आई थिंक कॉमेंट्स पढ़ के आई गेट बायस्ड कि अच्छा लोग ये पूछ रहे हैं, चलो इस पर कॉन्टेंट बनाते हैं। और जब मैं सब जिस चीज़ की डिमांड है उस पर कॉन्टेंट बनाने लगता हूँ तो ऑथेंटिसिटी चली जाती है। फिर वो बहुत ही पढ़ाया रटाया बुकिश तरह का कॉन्टेंट निकलता है। आई वॉन्ट टू मेक कॉन्टेंट फ्रॉम वॉट आई कंज्यूम। जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरा कंटेंट वो दर्शाना चाहिए। सो माई कॉन्टेंट दैट वे इवॉल्व्स विथ मी बिकॉज माई ऑडियंस कल को ये हो सकता है कि आज जो कॉमेंट आ रहा है वो किसी ने 5 साल पहले भी पूछा है एंड उसके लिए मैंने 5 साल पहले वीडियो बनाया है। तो आई हैव टू इवॉल्व, आई हैव टू मूव ऑन, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार हमेशा वही रहेंगे, लोग नए आते रहेंगे, हर बिगनर का सवाल वही रहेगा। अगर मैं सवालों के बेसिस पे रहूँगा तो मैं वहीं अटक जाऊँगा, आई वुडंट इवॉल्व। सो आई इवॉल्व माई कॉन्टेंट विथ वॉट आई एम रीडिंग एंड वॉट आई एम कंज्यूमिंग। ओके, सो योर कॉन्टेंट इज एक्चुअली वॉट कॉन्टेंट यू आर कंज्यूमिंग, राइट? तो ऐसा आपने कहा कि ऐसा नहीं होता कि लोग जो पूछ रहे हैं मैं उसके ऊपर कंटेंट बनाता हूँ? बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं होता। वेरी रेयरली यस। अगर मेरी टीम आके बोले कि ये कुछ ऐसा तब होता है जब वो कोई रीसेंट इवेंट है दैट नीड्स एक्सप्लेनेशन, दैट्स ट्रेंडिंग, कोई आईपीओ बहुत बुरा किया, बहुत अच्छा किया। जैसे लास्ट आई थिंक आई डिड इट जब LIC आईपीओ आ रहा था, एब्सोल्यूट हाइप, हमको बहुत सारे ईमेल्स आ रहे थे बता दो क्या करना है। तो समटाइम्स इट्स देयर व्हेन इट्स अ ट्रेंडिंग थिंग। वरना माई मोस्ट कॉन्टेंट कई बार ऐसे आता है कि एक और तरीका है कि दूसरों का क्या कंटेंट चल रहा है। जैसे कभी मैं आपका चैनल देख सकता हूँ कि क्या चल रहा है, और अगर मुझे लगा कि आपने जो कंटेंट बनाया मैं उसको अलग तरीके से बता सकता हूँ, या फिर मेरा उसमें कोई आपने कोई ऐसा पॉइंट डिस्कस किया आई डोंट एग्री विद, या आई हैव समथिंग टू ऐड ऑन इट। तो कई बार क्या होता है, बाय कंज्यूमिंग कंटेंट यू गेट एन आइडिया वेयर यू थिंक यू कैन ऐड वैल्यू। तो जब मैं ऐड वैल्यू करना चाहता हूँ जो कंटेंट मैं देख रहा हूँ तो मैं उस पर कंटेंट बना लेता हूँ। कई बार मैंने आपसे भी कॉपी किया है। हमसे ऐसे कंटेंट, आपके कंटेंट से भी। हमारे कौन से कंटेंट से? मतलब किस प्लेटफॉर्म के कंटेंट? इसी प्लेटफॉर्म के, या ABP? हाँ, आई मीन आपके ये पैसा वाले पॉडकास्ट से कंटेंट कॉपी किया है? नॉट कॉपी पर से,
but कॉपी नहीं inspire है, होना, इंस्पायर inspire हुआ होना, या yeah, बट inspire हम तो होना। आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं। हम भी आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं। आपके जब ईयर एंड की जो म्यूचुअल फंड्स की जो सीरीज होती है, Right. हमने वो काफी देखी, हमने काफी रिसर्च करी, देन वी केम अप विद आवर ओन कंटेंट, बट दिस Okay. इज, आई थिंक दिस इज हाउ द This is कंटेंट how इंडस्ट्री industry works. वर्क्स। Yeah. So no shame in accepting it. अब Yeah. मनी मेकिंग के तरीके वही हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी वही हैं, अब कोई नया इंस्ट्रूमेंट तो नहीं आ सकता, हो सकता है आपकी ट्रिक किसी दूसरे से अलग हो। करेक्ट, योर पर्सपेक्टिव, योर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। वैसे भी कोई नया इंस्ट्रूमेंट आ रहा है तो उससे दूर रहना ही बेटर है। ट्राइड एंड टेस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही रहेंगे तो बेटर है। राइट। प्रांजल, मैंने आपके कंटेंट में एक काफ़ी सिमिलैरिटी देखी है। व्हेन यू टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग, यू आर इन फेवर ऑफ इन्वेस्टिंग एंड नॉट ट्रेडिंग, करेक्ट, इज इट राइट? Absolutely. एंड व्हाई सो? Yeah, okay. That's a great question. There are 2-3 reasons behind it. So I fundamentally believe that trading is a much complex game for a retail investor. The odds जो है वो retail investor के फेवर में नहीं है। इसके मैं कुछ एग्जांपल दूं कि जैसे अगर चार्ट देख के पैसा कमाना पॉसिबल था कि मैं चार्ट देखूं, उसमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करूं और मैं पैसा कमाऊं, तो इन प्रिंसिपल थ्योरी ये बोलती है कि फिर मुकेश अंबानी जी 10 साल से समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक्स नहीं बिछा रहे होते, इलॉन मस्क मंगल ग्रह जाने की तैयारी नहीं कर रहे होते। ये लोग दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड्स हैं जो किसी भी नई टेक्नोलॉजी, नई मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। ये लोग मौका छोड़ते नहीं हैं और इन लोगों के लिए मुश्किल काम नहीं है कोई सॉफ्टवेयर बना लेना या कोई बेस्ट दुनिया के IIT, दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस से कोई इंजीनियर ढूंढ लेना जो पैटर्न्स को जल्दी आइडेंटिफाई करे। राइट। तो ये लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्ड करने में, बिकॉज बिजनेस बिल्ड करना इज टफ। आपको कस्टमर सर्विस देना है, लीगल प्रॉब्लम्स डील करना है, PR, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेशन, सब करना है। एवरीथिंग। वो चार्ट देख के पैसा बनाना इज मच सिंपलर। तो ये स्मार्टेस्ट माइंड हार्ड वे लेंगे मैं मान नहीं सकता, ये तो आसान तरीका ढूंढते हैं पैसा बनाने का। तो अगर ऐसा तरीका सच में होता जो एट स्केल वर्क करता तो ये लोग भी ये कर रहे होते। चलो मान लेते हैं, ये अजम्पशन हटाते हैं और मानते हैं कि ये तरीका सही है, चार्ट देख के पैसा बनाया जा सकता है, पैटर्न रिकॉग्निशन से पैसा बन सकता है। बट देन इफ पैटर्न रिकॉग्निशन से पैसा बनता है, देन रिटेल इन्वेस्टर पैसा कमा नहीं सकता, क्योंकि पैटर्न रिकॉग्निशन सुपर कंप्यूटर्स हमसे कई गुना अच्छे से करेंगे और हमसे फास्टर करेंगे। तो जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये लोग के पास वो रिसोर्सेज हैं, वो मशीन्स हैं कि रिटेल इन्वेस्टर तक जो पैटर्न पहुंच रहा है वो तो लेफ्ट ओवर है। वो पैटर्न है जो हजारों मशीन, इन सैकड़ों इंस्टीट्यूशंस ने देखा है और रिजेक्ट कर दिया है। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ। इस सवाल का काउंटर हमेशा ये होता है कि कुछ लोग हैं, एक ABC मुझे एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन हमको ये समझना है कि हमें वो तरीका चाहिए जिससे रेयर केसेस में एक्सेप्शनल लोग पैसा कमा पाए, बिकॉज दैट विल रिक्वायर कि आप बहुत एक्सेप्शनल हो और बहुत लकी हो। या आपको वो तरीका चाहिए कि आप घर आराम से बैठो, अपना काम करते रहो और साइड बाय साइड आपके पैसे पे पैसा बनता रहे। क्योंकि एक चीज तो प्रूवन है कि आप ट्रेडिंग से भी पैसा कमाओ, इन्वेस्टिंग से भी पैसा कमाओ, आप 20% के ऊपर जाने वाले नहीं हो इन द लॉन्ग रन। दोनों तरीकों से आपका रिटर्न 15% बहुत अच्छे हो गए, बेस्ट केस सिनेरियो 20-22%। लेकिन जहां ट्रेडिंग में आपको 20-22% होने के लिए एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल होना है और अपना फुल टाइम देना है जॉब वॉब छोड़ के, वही इन्वेस्टिंग में आप लगभग वही रिटर्न ले आओगे बिना टाइम दिए, बिना एक्टिव इनकम को कॉम्प्रोमाइज किए। तो एक्टिव इनकम के लिए जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, पैसिव इनकम के लिए ट्रेडर वाला रिटर्न, बिना ट्रेडर वाली मेहनत किए, बिना ट्रेडर वाला रिस्क लिए। इसलिए मैं चाहता हूं मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स शुड इन्वेस्ट नॉट ट्रेड। बिल्कुल सही कहा। मैं भी पर्सनली यही मानती हूँ कि ट्रेडिंग तब करनी चाहिए व्हेन यू हैव द एक्सपर्टीज एंड व्हेन यू हैव द टाइम। अब सुबह आपने लगा दिए 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए और 4 बजे तक आप बिजी हो गए और फिर वो 1 लाख हो गए आपके 20,000 और 10,000 हो गए आपके 4,000। डजंट मेक एनी पॉइंट। बट आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करी, ऐसे में सबसे पहला सवाल आपको ये भी आएगा कि मान लीजिए मैंने X अमाउंट से अभी शुरुआत करी और 2 साल बाद वो X अमाउंट जहां पर आपने लगाया था वो रेलेवेंट ही ना रहे, सिनेरियो चेंज हो जाता है, जैसे पैंडेमिक ऑल ऑफ अ सडन आ गया, थिंग्स गो अप एंड डाउन, राइट? बिल्कुल। तो ऐसे में फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करे? फिर तो उस टाइम द पर्सन नीड्स टू स्विच, राइट? करेक्ट। तो देखिए, कई बार डेफिनेटली ऐसा होगा, आपने 20 शेयर में पैसा लगाया है, कुछ सोच के उन कंपनियों को आपने पिक किया है, 2 कंपनियां ऐसे एनवायरनमेंट में फंस गई हैं कि जो आपने सोचा था अब वो उस कंपनी के साथ हो नहीं सकता। विच इज़ वाई वी हैव 20 स्टॉक्स। हम 20 स्टॉक, 15 स्टॉक में पैसा लगाते हैं, क्योंकि हमें ये एक्सेप्ट करना है कि हम दुनिया के बेहतरीन स्टॉक पिकर भी होंगे
तो भी 10 में से 4 बार हम गलत स्टॉक्स पिक करेंगे। वॉरेन बफेट हो, राकेश झुनझुनवाला हो, इनके भी 10 में से 4 स्टॉक खराब होते हैं, तो वो तो होंगे। लेकिन ये अपने आप कंपनसेट हो जाता है। इसके लिए किसी को एक्चुअल में इसके लिए एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 4 स्टॉक में आप उतना ही पैसा गंवा सकते हो जितना आपने लगाया है। लेकिन बाकी 6 स्टॉक्स में अगर आपने 100 रुपए भी लगाए हैं तो वो 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। लेकिन 100 रुपए अगर आपने लगाए तो आप हार 100 रुपए ही सकते हो। ये ब्यूटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, जहां योर लॉस इज कैप्ड टू 100% लेकिन गेन इज इन्फिनिटी। तो वो ये सिनारियो अपने आप बैलेंस हो जाता है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंस से खुद को जज नहीं करना है। कई बार ना हम खुद पे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मैंने वो पिक किया था, वो वर्क नहीं किया, मतलब मुझे स्टॉक पिकिंग नहीं आती, अब मेरे को किसी से टिप लेनी पड़ेगी, शायद मेरे में टैलेंट नहीं है, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक के परफॉर्मेंस को इग्नोर करना है, ध्यान देना है कि आपका पोर्टफोलियो लेवल पे कैसा परफॉर्मेंस है। आपके पोर्टफोलियो में 10 में से 2 स्टॉक चल रहे हो, लेकिन अगर वो कंबाइन चल के आपको साल का 15% का रिटर्न ला रहे हैं, मतलब यू आर अ गुड इन्वेस्टर। राइट। सो हमको सिर्फ एग्रीगेट का ध्यान रखना है, इंडिविजुअल चीजों का नहीं। और ये स्टॉक पिकिंग वाला जो हुनर है, अगर ये वैसे आ जाए तो खैर बात ही कुछ और हो। ये स्टॉक पिकिंग जो आर्ट है, ये हाउ डिड यू फॉर्म दिस आर्ट, लाइक इसका हुनर आप में कैसे आया? हाउ डू यू पिक योर ओन स्टॉक? देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं आया, लेकिन जितना भी आया, आई थिंक कोई भी आर्ट को डेवलप करने के का एक सिमिलर टेम्पलेट है कि आप सुन के, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उसको, उनको सुन के, उनको पढ़ के उस आर्ट के बेसिक्स या उस आर्ट की थ्योरी को पहले जान लें। और वंस यू नो द रूल्स एंड थ्योरी, म्यूजिक के रूल्स होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, हर स्पोर्ट, हर आर्ट के कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स और वो थ्योरी को एक बार आप जान गए, तो सेकंड आता है गिविंग इट टाइम एंड प्रैक्टिसिंग इट। कोई भी आर्ट हो, तो इन्वेस्टिंग में भी सेम है। आपने कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ इंटरव्यूज सुन लिए, उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा बहुत ऐसा पैसा है जो आप रिस्क पे लगा सकते हैं, तो आप रियल मनी से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। नहीं तो बहुत सारे मॉक ट्रायल वाले ऐप होते हैं जहां आपको वर्चुअल कैश मिल जाता है, आप उस कैश से इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। तो इट टेक्स टाइम। आप गलतियां करेंगे, हम गलतियों से सीखते हैं, क्योंकि हम कितनी भी किताबें पढ़ लें कि अच्छे से तैरना कैसे है, हमें उतरना पड़ेगा तालाब में, स्विमिंग पूल में सीखने के लिए। तो वो अवॉइड नहीं कर सकते हम, चाहे हम कितनी भी तैयारी कर लें थ्योरेटिकली। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। और क्योंकि ये आर्ट है, तो किसी भी आर्ट की तरह इसमें टाइम लगता है। हम ये सोच ही नहीं सकते, अगर हम ये सोच रहे हैं, हम और ना हम बाकी फील्ड में ऐसा नहीं सोचते, हम संगीत में ऐसा नहीं सोचते कि मैं ना 2 कोर्स करूंगा, 6 महीने गाऊंगा और मैं लता मंगेशकर को हरा दूंगा, मैं उनसे बेटर गा लूंगा। हमें पता है ये नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस लगनी है। हम क्रिकेट में, फुटबॉल में ये नहीं सोचते तो कि इसमें क्यों सोचते हैं? बिल्कुल यही, ये हल्के में ले लिया है लोगों ने, हल्के में लिया गया है, या ऐसे शोकेस इस तरह से किया गया है, इस तरीके से किया जाता है कि आप स्टॉक मार्केट आओ तो आप जल्दी पैसा कमा लोगे, करोड़पति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि ये ना हमारी इनसिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। हमें पता है कि इंटरनेट पे यंग लोग बैठे हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे यंग लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और यंग लोगों की एक ही तो प्रॉब्लम है, अमीर बनना है, अमीर बनना है। अभी वो करियर शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसे नहीं है, लोन है, सब चुकाना है, पैसे की कमी है। तो ये हमारी कमजोरी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये बोल के कि आते साथ पैसा कमा लोगे। किसी भी आर्ट में आप आते साथ अच्छे हो ही नहीं सकते। जो डेटा बताता है 90% लोग लॉस में है जब मार्केट 15% बढ़ रहा है। तो ये होना ही है। पैसे कमाने में आपको स्टॉक मार्केट में रियलिस्टिकली मिनिमम 2-3 साल का लॉस करोगे, तब जाके बेसिक्स की अकल आती है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा? बिल्कुल। और मतलब कुछ बहुत बड़े-बड़े सेटबैक अगर हुए हो, इफ यू आर कंफर्टेबल? हाँ, अरे बहुत सारे सेटबैक हुए हैं। सो मेरे साथ क्या हुआ है कि मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हो गई, लकीली या अनलकीली मैं कहूँ, कि पहला एक जो मैंने शेयर आउट ऑफ लक ले लिया, मेरे पास उस कंपनी का टीवीएस था। मेरे पहले कुछ स्टॉक्स में टीवीएस मोटर्स, क्योंकि पापा ने मुझे स्कूटर दिलाया था टीवीएस वीगो, तो मुझे बड़ा प्यार था उस स्कूटर से, तो टीवीएस ही ले लिया। तो मैंने टीवीएस ले लिया। और मतलब ये एकदम दिल से लिया? दिल से लिया एकदम। हाँ। और वो बढ़ गया साल भर में 8-9 गुना, हो गया काम। तो मेरे 4-5 हजार रुपए 35,000 रुपए हो गए, बस हो गया काम। तो मुझे लगा बस मैं भगवान हूँ, इतना सिंपल है। तो क्योंकि एक तो मुझे कुछ आता नहीं था, ऊपर से अब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर हो गया। हाउ ओल्ड वर यू दैट टाइम? ये बात होगी मुझे लगता है 11-12 साल पहले की। तो आई हैड जस्ट टर्न्ड 18। ओह, सो 18 साल के एक नौजवान को 5,000 से 35 हो जाए तो उसके लिए तो वो भगवान ही है। तो मेरे लिए मैं भगवान हो गया था। दोस्तों पे सबसे ऊपर मैं ही हूँ। बिल्कुल, दोस्तों को मैंने बड़ा फ्लॉन्ट किया। वो इनफैक्ट लिया भी मैंने एक दोस्त के अकाउंट में था, क्योंकि मैं तभी 18 हुआ था, मेरा पैन कार्ड वगैरह बना नहीं था और मेरे को जल्दी लेना था। मेरा दोस्त मेरे से 6 महीने बड़ा था और उसके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह थे, तो मैंने उसको बताया
यार मैं साल भर से पढ़ रहा हूँ, ये वो मिल के लगाते हैं, अकाउंट तेरा, थोड़ा पैसा तू डालना, थोड़ा मैं डालूंगा। तो उसको भी झांसे में लिया, उसने भी खूब कमा लिया, तो वो भी खुश उसके बाद कि भाई अब तो मेरे पास भी बहुत पैसे आ गए हैं तेरे कारण, अब तू अगले शेयर्स बता कौन से, अपन दोनों मिल के डालेंगे। अभी ड्रीम टीम बन गई। हाँ, अब ये ड्रीम टीम बन गई। और उसके बाद ये हुआ कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने उसको कुछ शेयर्स दिलवाए। एक था किंगफिशर एयरलाइंस, जो डूब गया। फिर एक मैंने लिया था तब सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, वो डूब गया। रिलायंस इंफ्रा, मतलब जो शेयर मुझे 2, 4, 6 रुपए में दिख जाए, क्योंकि पहला शेयर ऐसा था जो 30 रुपए का था। तो ये रिसर्च करके लिया या तब भी यू वर नहीं, तब ये था किड, तो मतलब कहीं से देख लिया टाइप्स इंस्टिंक्ट? अलग अलग रीजन था। जैसे मुझे याद है सिंटेक्स का सिंपल रीजन था, हर घर में उसी की तो टंकी होती है, ले लो बस। इतना। और 20 रुपए का मिल रहा था, तो मैंने क्योंकि कमाया था 30 रुपए के शेयर में, तो मुझे था 10, 20, 30 रुपए के शेयर लेते हैं, ये बढ़ जाते हैं। और किंगफिशर भी इसीलिए लिया। किंगफिशर क्या था कि उस टाइम एयरलाइन चलती थी। हाँ, और उस समय ना वो मेरे देखते देखते 40 रुपए से 4 रुपए आ गया था। तो मुझे था टीवीएस मेरा 30 का 300 हुआ है, ये अगर 4 का वापस 40 भी हो जाए तो मेरा पैसा फिर 10 गुना हो जाएगा। वो 4 का 0 हो गया। रिलायंस इंफ्रा में भी कुछ ऐसे ही था कि बहुत नीचे आया हुआ था, पेनी स्टॉक जैसा मिल रहा था, तो हमारे पास पैसे कम होते थे। दोनों का ही था कि क्वांटिटी बहुत ले लेनी है। आज भी ये यंगस्टर्स बहुत करते हैं कि क्वांटिटी बहुत ले लेनी है, स्मॉल कैप पेनी स्टॉक। हाँ, कि नंबर ज्यादा दिखना चाहिए, 1000 शेयर 2000 शेयर, बोलने में अच्छा लगता है, अमीर लगता है, अमीर फील होता है, तो बस इसलिए क्वांटिटी ज्यादा दिखे इसलिए। तो फिर मेरे भी पैसे डूबे, उसके भी पैसे डूबे, तो उसने तो छोड़ ही दिया कि मुझे नहीं करना ये सब, तू मरवाएगा मुझे। लेकिन उसके पास इंजीनियरिंग डिग्री थी, उसको जॉब वॉब मिल रहा था, मेरे पास वो नहीं था। तो मुझे था कि नहीं, इस चीज़ से मेरा लॉस हुआ है, अब तो मैं इसी से निकालूंगा। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया फिर ठीक से। फिर वॉरेन बफेट वगैरह के बारे में पढ़ा तो थोड़ी अकल आई कि अच्छा ऐसे जुआ खेल के अमीर नहीं हुआ जाता। बहुत गलतियाँ की, अभी भी होती हैं गलतियाँ, पर बहुत गलतियाँ की। शुरुआत के 3-4 साल तो बहुत गलतियाँ हुई। बट उसके बाद पढ़ाई करी एंड देन यू केम बैक ऑन द राइट ट्रैक। हाँ, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है राइट ट्रैक में, लेकिन ऑफ ट्रैक होने में टाइम कितना लगता है? बट ऑफ ट्रैक होंगे क्यों? मतलब इफ इट्स वेल रिसर्च्ड, वेल रेड। I think stock market teaches me a lot about integrity, character and life also. कि आप किस तरह के इंसान हो वो आपको बताता है। तो आई थिंक आई एम नॉट वरिड कि मैं स्टॉक मार्केट में ऑफ ट्रैक हो जाऊंगा। आई एम मोर वरिड कि अगर लाइफ के सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे होते हैं जहां मैं ऑफ ट्रैक हूँ, देन दैट वल्नरेबिलिटी या वो सिचुएशन फिर स्टॉक मार्केट में भी अफेक्ट करती है। राइट। जैसे कई बार क्या होता है कि व्हेन यू आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, अगर सब अच्छा चल रहा है, तो आप स्टॉक मार्केट भी बहुत रिलैक्स्ड तरीके से कर सकते हो। आप में वो डेस्परेशन नहीं आता है कि मेरे को स्टॉक मार्केट से जल्दी पैसा रॉन्ग कमाना है। कॉल्स। हाँ, कभी ऐसा हो कि पैसे नहीं है, घर का खर्चा चलाना है, तो ऑटोमेटिकली वो डेस्परेशन आपकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को भी खराब कर देता है कि नहीं यार, अभी तो मुझे कुछ ऐसा ढूंढना है कि आई कैन अर्न मनी इन 1 मंथ। सो स्टॉक मार्केट में who you are or the type of investor or trader you are is actually a reflection of the type of person you are in real life. Right. आप बहुत रेस्टलेस हो, एजिटेटेड हो, तो वो दिखेगा आपकी इन्वेस्टिंग में। तो मैंने तो सोचा है कभी मुझे ज़्यादा पैसा कमाना हुआ लोगों से, तो आई विल लॉन्च समथिंग लाइक आपकी पोर्टफोलियो से मैं आपकी पर्सनालिटी बताऊंगा, साइकोलॉजी बताऊंगा, समथिंग लाइक दैट, फाइनेंशियल काउंसलर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कि आपके इन्वेस्टमेंट से हम एनालाइज करेंगे कि आप किस तरह के इंसान हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, अभी तो कभी हमने किया नहीं, क्योंकि अभी सब अच्छा चल रहा है, कभी पैसे की कमी भी तो कर सकते हैं। बट या अच्छा, मुझे यहाँ पे ये भी पूछना है कि लोगों के अंदर एक मिथ होता है, मतलब पीपल टेल ईच अदर ना कि यार क्या ये, जैसे अब स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, कि क्या ये 4-5 शेयर्स के अंदर बड़ी क्वांटिटी लेके बैठे हो, इससे अच्छा तो 20 शेयर के अंदर छोटी छोटी क्वांटिटी ले लो, और वाइस वर्सा। करेक्ट। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इज देयर अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर एवरीवन, या फिर हर इंसान के ऊपर एक अलग स्ट्रैटेजी वर्कआउट करती है? हो सकता है कि मेरे पास 50 शेयर्स के अंदर थोड़े थोड़े शेयर्स हैं, ठीक है। हो सकता है मेरा 1 लाख का पोर्टफोलियो 50 शेयर्स में डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। हो सकता है आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो 5 शेयर्स में डाइवर्सिफाइड है। करेक्ट। आर वी बोथ ऑन द राइट ट्रैक करेक्ट फॉर आवरसेल्व्स? गुड क्वेश्चन। जी देखो, इसमें ना इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। जब हम बिगिनर होते हैं तो बाय वर्च्यू ऑफ हमारी लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वी आर मोर प्रोन टू मेकिंग एरर्स। तो हम जितना कम जानते हैं उतना चांसेस हैं गलतियां होने की, तो उतना उससे बचने के लिए उतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि हमारे एक स्टॉक पिक में हमारे गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर एक बिगनर 5 ही स्टॉक लेगा, हो सकता है वो 5 गलत हो जाएं उसके, क्योंकि वो बिगनर है।
लेकिन अगर एक बहुत एक्सपर्ट जिसको 20-25 साल का अनुभव है वो 5 स्टॉक लेगा तो 1 या 2 में गलत होगा, तीनों बाकी 5 में गलत नहीं होगा। सो समवन हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ नॉलेज, वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रख सकते हैं 5, 7, 10 स्टॉक का। लेकिन जो बहुत बिगनर है उसको कम से कम 15 शेयर्स रखने चाहिए। इसका मैं एक और एग्जांपल दूं कि जैसे म्यूचुअल फंड्स इज अ प्रोडक्ट फॉर समवन हु डजंट नो इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग। इसीलिए तो म्यूचुअल फंड है कि स्टॉक्स का फायदा बिना उसकी नॉलेज के। और म्यूचुअल फंड इसीलिए आप देखोगे कि 30-40 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं, टू बी ऑन अ सेफर साइड, टू बी ऑन अ सेफर साइड, बिकॉज पैसा रिटेल इन्वेस्टर का लगा है। तो जब एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो प्रोडक्ट है वो 30-40 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब एक बिगनर को भी जब वो डायरेक्टली भी कर रहा है तो कम से कम 20-30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे में आपने बोला कि स्टॉक पिकिंग से फिर सेफर है म्यूचुअल फंड। बिल्कुल। बट एक बिगनर म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करे? इट्स नॉट जस्ट वन फंड, मतलब आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे, कोई भी पॉलिसी बाजार टाइप कुछ भी, व्हेनेवर यू ओपन समथिंग देयर आर सो मेनी फंड्स। अब बिगनर तो बेचारा उसको तो पता ही नहीं। सो हाउ डू अ बिगनर पिक अप एनी फंड? मतलब कुछ टिप्स होनी चाहिए कि अगर ये इसका करेक्ट है, ये इसका करेक्ट है। सो व्हाट आर दोस करेक्ट टिप्स? मैं तो उसको और सिंपल बता देता हूँ कि पिक करे ही ना वो म्यूचुअल फंड, वो ले ले इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड में बेसिकली ये होता है कि जैसे सेंसेक्स 30 है, निफ्टी 50 है, वो जो 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी के, वो 50 उस फंड में उसी वेटेज में होंगे जिस वेटेज में इंडेक्स में है। तो हम देख रहे हैं सेंसेक्स बढ़ता जा रहा है, निफ्टी बढ़ता जा रहा है, जैसा जैसा वो इंडेक्स परफॉर्म करेगा सेम वैसा ये फंड परफॉर्म करेंगे, कुछ 0.1-0.2% अपनी फीस काट के, थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर काट के। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करना चाहता, मेरे को वो करना नहीं आता, मैं बिगनर हूं, मैं मार्केट के बराबर रहना चाहता हूं। और हमने पिछला डेटा अभी बताया कि 90% लोग लॉस में रहते हैं। यानी आप मार्केट के बराबर रहने का अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आपने ये गारंटी कर दी कि आप 90% लोगों से बेटर रहने वाले हो। तो एक झटके में एक बिगनर अगर 1.1% फीस दे के बिना स्ट्रेस, टाइम, एफर्ट के मार्केट के 90% लोगों को आउट परफॉर्म कर दे, तो इससे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? राइट। तो सिंपल है, इंडेक्स फंड में भी बिगिनर इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ, और उनकी जिंदगी बढ़िया चलती रहेगी, फाइनेंस का स्ट्रेस ही खत्म। Now coming out of stock market, a lot of things we have discussed about stock market. Phenology. So what exactly is phenology for people who do not know? Okay. So you know, हम लोग phenology को we want to shape it as a product जहाँ we nurture the entire journey of an investor. तो हम इन्वेस्टर को हर वो सॉल्यूशन देना चाहते हैं फिनोलॉजी से जिससे वो एक बेटर इन्वेस्टर बन सके। अब इसका साइकिल कैसा है कि वंस यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। तो इवेंचुअली वी वांट टू बी ब्रोकर्स, लेकिन आज हमने ये किया है, आपने पैसा बाजार का नाम लिया, हमने एक मार्केट प्लेस खोल दिया फिनोलॉजी सिलेक्ट में। आप आओ और आप बताओ आप कौन से ब्रोकर में अकाउंट खुलवाना चाहते हो, क्योंकि हर ब्रोकर बोलता है 0 ब्रोकरेज, लेकिन होते हैं 100 हिडन चार्जेस। हम बोलते हैं आपको ₹1,00,000 की ट्रेडिंग करनी है, आप आओ, ₹1,00,000 की ट्रेडिंग में कौन सा ब्रोकर सारे हिडन चार्जेस के बाद कितना ब्रोकरेज लेगा आपके सामने है। तो ब्रोकर्स की सारी हिडन चीजें लाके लोगों के सामने रख दो। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड्स, बहुत हिडन चार्जेस, रिवॉर्ड। तो हम चाहते हैं पहले तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का एक्सरे हो जाए ताकि लोगों को दिखे फेयर ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज, गलत प्रोडक्ट वो ना लें। यहाँ से हम शुरू होते हैं। अब आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया, अब अगला प्रॉब्लम आता है कि आप फंस जाते हो ट्रेडिंग सीखने में। तो हम ले आए हैं क्वेस्ट बाय फिनोलॉजी, जो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि एक एक कोर्स की 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हो, 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हो। हमने एक 500 रुपये महीने की फीस ले आई, हमने कोर्सेज डाल दिए 20। आप सारे कोर्सेज उस एक नेटफ्लिक्स जैसे सब्सक्रिप्शन में ले लो। हम गलत सलत चीज़ आपको सिखाएंगे ही नहीं, हम वो सिखाएंगे जो वर्क करता है लॉन्ग रन, प्रूवन बाय एक्सपर्ट्स, और थर्ड पार्टी एक्सपर्ट आके भी वहां कोर्सेज ले लेंगे। सो हम आपको सिखा भी दे रहे हैं उसी में। वंस दिस इज ओवर, ये और ना फिनोलॉजी में हम लोग लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते ऑनेस्टली, हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो मैंने एज एन इन्वेस्टर फेस की थी। जैसे वही जनरल प्रॉब्लम है जो मेरी प्रॉब्लम थी, सबकी वही प्रॉब्लम है या कुछ नए। तो जैसे जब मैं सीख रहा था ना, तो तब बहुत सारे इंडियन ऑथर्स नहीं थे, तो मैं सीखा फॉरेन किताबों से। अब उसमें फर्क क्या होता है, वो एग्जाम्पल दे देते थे कोई ऐसी कंपनी का, बैंक ऑफ अमेरिका का, अब मैं रिलेट नहीं कर पाता था। उनका रियल एस्टेट, डॉलर्स, पाउंड, माइल्स, उनकी हिस्ट्री, उनका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये सब। तो क्या होता था, मैं सीख वहां से गया। अब उन्होंने जो मेरे को मैट्रिक्स सिखा दिए, वो डेटा में ढूंढने जाऊं तो इंडियन वेबसाइट्स में मिले ही ना। मैं यूज कर रहा हूं मनी कंट्रोल, उन्होंने मेरे को बोला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस चेक करो, मनी कंट्रोल वो डेटा ही नहीं देता। तो हमने बोला चलो एक
ऐसा प्लेटफॉर्म लाते हैं जहां लोग स्टॉक एनालिसिस ऐसे कर सकें कि आप एकेडमिकली उनको जो डेटा ढूंढने बोलते हो वो डेटा उनको मिले। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एक बैंक को एनालाइज कर रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो आपको देखना है वो है एनपीए। आप अगर कोई आईटी कंपनी देख रहे हो तो आपको देखना है एट्रिशन रेशो। लेकिन बाकी सारे जो स्टॉक एनालिसिस वेबसाइट है ना, वो हर कंपनी के लिए, वो किसी भी इंडस्ट्री में वो सेम डेटा दिखाते हैं। लेकिन मैं बैंक देख रहा हूं, मेरे को सबसे पहले एनपीए देखना है, तो हमने टिकर में क्या किया, इंडस्ट्री वाइज मैट्रिक्स बदल दिए। आप बैंकिंग स्टॉक देखने आए हो, आपको एनपीए सबसे पहले दिखेगा। आईटी कंपनी देखने आए हो, एट्रिशन सबसे पहले दिखेगा। फिर एक प्रॉब्लम ये आया था कि मैं ना एक्सेल में बहुत खराब हूं, मुझे एक्सेल यूज करना नहीं आता। तो हमने सोचा कि आज एक इंसान को कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक्सेल क्यों यूज करना है, उसको फेयर वैल्यूएशन निकालने के लिए कैलकुलेट खुद क्यों करना है। तो हम टिकर आज भी हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फिनोलॉजी का जहां ये सारे वैल्यूएशन कैलकुलेटर्स ऑनलाइन है। मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं करना है, आपको डालना है रिटर्न 15% है, वो बता देगा आपको शेयर किस भाव पे लेना चाहिए। अगर आपको इस शेयर से 15% रिटर्न चाहिए तो अभी आपको ये शेयर लेना चाहिए या इसके गिरने पे लेना चाहिए। तो हमने ये जो इन्वेस्टिंग को जो चीजें कॉम्प्लेक्स बनाती है उसको सिंप्लीफाई किया। फिर एक हमारा प्रोडक्ट है रेसिपी। ये प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे हुआ कि हमने देखा कि एक बार इंसान 35-40 पहुंच जाता है ना, वो इस झमेले से निकलना चाहता है कि वो स्टॉक खुद ढूंढे, वो खुद एनालाइज करे, टाइम नहीं है, फैमिली लाइफ में बिजी हो गए। और कई बार आप एडवाइजर पे रिलाई नहीं करना चाहते कि एडवाइजर फीस बहुत ले रहा है, उसका टाइम लगता है। तो हम लेके आए ऑटोमेटेड रोबो एडवाइजर। रेसिपी में आप आओ, आपके गोल्स डालो, आपकी इनकम डालो, आपके लोन्स डालो, हम आपको फ्री में आपका फाइनेंशियल प्लान बना के दे देंगे कि आपको इतना 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 म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इतने सालों में आपका गोल पूरा हो जाएगा। फिर कई बार ना हम देखते थे कि जो रोबो एडवाइजर्स हैं उनमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, किसी की सैलरी है साल की 5 लाख, उसको लेनी है 50 लाख की मर्सिडीज। तो रोबो गोल प्लानर बोल देते थे ठीक है आप 30 साल बाद ले पाओगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमने उसमें एक सेकंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस डाला। हमने ये बोला आपकी 5 लाख की सैलरी है ना, आप मर्सिडीज भूल जाओ, आप 15 लाख की स्कोडा ले लो, ये फिर भी आ जाएगी, आप 5-7 साल में ले भी पाओगे और लगभग फीचर्स वैसे ही, एवरेज और मेंटेनेंस भी बेटर रहेगा। तो जो यूजर को सूट कर रहा है वो एडवाइस दो ना। राइट। रोबो मशीन की घिसी पिटी एडवाइस का क्या मतलब है। तो हम ये लेके आए। और सैलरीज भी तो बढ़ेंगी, सैलरी भी बढ़ेंगी। फिर एक लास्ट प्रॉब्लम जो हम लोग फील कर रहे थे वो ये कि मेरे को आज भी ये समझ में नहीं आता कि हर सुबह अगर मुझे ये चाहिए कि मुझे सिर्फ वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिले फाइनेंस की जो उस दिन की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मेरे को ये नहीं देखना है कि सेंसेक्स का है, निफ्टी क्या है, किस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया, किसके मैनेजमेंट ने क्या बोला, मुझे नहीं चाहिए। मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ, मैं न्यूज़ देखूंगा ही नहीं। तो हमने कहा चलो लोगों को सिर्फ एक न्यूज़ एवरी डे देते हैं। तो वहां से आया फिनोलॉजी इनसाइडर, जहां हम उनको रोज एक कंपनी के बारे में बताते हैं। आप 5 साल हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको स्टॉक मार्केट की सारी कंपनियां समझा देंगे, आप हो गए एक्सपर्ट। सो वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल प्रॉब्लम्स दैट एन इन्वेस्टर फेसेस। और ये सारे प्रोडक्ट्स हमने एक प्रोडक्ट के अंदर डाल दिए, फिनोलॉजी वन। 500 रुपए महीना आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो अफोर्डेबल सॉल्यूशन जो आखिरी इंसान तक पहुंचे। मुझे ना अमीरों को और अमीर बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको बहुत लोग सर्व कर रहे हैं पीएमएस के जरिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स के जरिए। मुझे सच में आखिरी इंसान तक पहुंचना है जिसको या तो कॉस्ट के कारण या मज़ा नहीं आता है उन लोगों को सर्व करने में, मोटा पैसा नहीं मिलता है, लोग सर्व नहीं करना चाहते। तो मैं रायपुर से निकला हूँ, मैंने देखा है क्या तकलीफ़ें होती हैं। अच्छी बड़ा पैसा मुंबई का मुंबई में ही रह जाता है, बड़े लोग ही पैसा कमा के निकल लेते हैं। तो मुझे ये पता है मैं पीएमएस कभी नहीं लाऊंगा। मुझे ये पता है कि मैं वेल्थ मैनेजमेंट बहुत सिर्फ अमीरों के लिए, इस तरह के प्रोडक्ट्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आई वांट टू सर्व द लास्ट अंडर सर्व्ड पीपल इन द फाइनेंस कैटेगरी। तो दैट्स द एम। एंड हाउ हैज बीन द रिस्पांस? कुछ चैलेंजेस रहते हैं, कभी पेमेंट गेटवे को लेके, कभी रेगुलेटरी, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। आई थिंक फाइनेंशियली वी आर डूइंग गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एज अ बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप, सो वी डोंट वांट टू टेक फंडिंग। आई थिंक इट विल टेक अवे अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस। और जैसा मैंने कहा कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं अमीरों को और अमीर बनाने में, तो अगर मैं फंडिंग लूंगा तो मैं अगेन अमीरों को और अमीर बना रहा हूँ, तो जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो वील नेवर टेक एंजल फंडिंग, वीसी फंडिंग, कोई फंडिंग लेने का इरादा नहीं है। वी वांट टू ग्रो स्लो, वी वांट टू, वी फील कि अगर मैंने किसी से फंडिंग ले ली तो बेसिकली फिर मैं जॉब कर रहा हूँ, फिर मैं उनके पैसे को ग्रो करने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं बिजनेस करने की फ्रीडम भी खो रहा हूँ और जॉब करने का स्ट्रेस भी ले रहा हूँ। तो मुझे ये नहीं चाहिए, फिर मैं जॉब ही कर लेता। तो और दूसरा ये कि जैसे हमको पता है कि हम कितने भी ग्रो कर जाएं, वी वांट टू गो द जीरोधा वे, पार्ले वे, जोहो वे, कि कभी आप आईपीओ मत लाओ।
मैं रोज बिजनेस इसलिए कर पाता हूँ फिनोलॉजी में कि मुझे पता बट है हाउ आर वी श्योर कि ये लोग अभी तक आईपीओ नहीं लेकर आए तो आगे भी नहीं लेकर आएंगे? कुछ इनके कभी इनमें से इनके कुछ सीनियर लोगों से मिलने का मौका मिला है तो पता चलता है उनकी आइडियोलॉजी, थॉट प्रोसेस, कुछ द वे दैट कंपनीज दीज कंपनीज आर डिजाइन, द वे दे ऑपरेट। जैसे मैं बोलूँ जोहो को तो अब लगभग 30 साल हो गए, या बहुत लंबी हिस्ट्री है। पार्ले मुझे नहीं पता, शायद 60 70 80 साल हो गए। हाँ 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 आईपीओ आना होता, आ चुका होता, अब तो कोई पॉइंट ही नहीं, अब तो जीरो था। मैं मान सकता हूँ कि 12-13 साल हुए हैं, यंग तो है, उतनी टीम यंग लंबी है, हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जोहो और पार्ले के बारे में आई एम श्योर कि अब नहीं आने नहीं, वाला है। अब पॉइंट नहीं है। मैं एक और एग्जांपल ऐसा देखता हूँ कि हिमालय जो कॉस्मेटिक्स बनाती है, लगभग 100 साल होने को आए हैं उस कंपनी को, कभी लिस्टिंग की बात नहीं हुई है। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं। आई थिंक इसकी फ्रीडम में भी बहुत मजा आता है। जैसे मुझे एक ये फिनोलॉजी के बारे में मजा ये आता है कि मैंने दुनिया में किसी से इसको लेके एक पैसा नहीं लिया है। तो मैं चाहूँ तो मैं कल इस कंपनी को बंद कर सकता हूँ, मुझे किसी को जवाब नहीं देना है। अगर मुझे लगा बहुत हुआ, मेरे को हिमालय जाना है, मेरे को जाना नहीं है, मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं कल हिमालय जा सकता हूँ। ये फ्रीडम आज मुकेश अंबानी के पास भी नहीं है। ये फ्रीडम दुनिया के बिगेस्ट बिजनेस घरानों के पास भी नहीं होती है, क्योंकि आप फंसे रहते हो। जहां आपने बैंक से पैसा लिया, लोगों से पैसा लिया या फंडिंग ले ली, फिर आप फंस गए, फिर आप उस रैट रेस में आ गए। तो मैं इस रेस में नहीं घुसना चाहता हूँ। उस कारण हम इम्प्लॉयज को अच्छा माहौल दे पाते हैं। हमारे यहाँ 12 से 5 काम होता है, उससे ज़्यादा काम नहीं होता है, उससे ज़्यादा काम है नहीं हमारे पास करने को। क्योंकि उससे ज़्यादा काम आपको तब करना पड़ता है जब आपने किसी को प्रॉमिस किया हुआ है कि हम साल की 30% ग्रोथ लाएंगे। हमको किसको प्रॉमिस करना है कि हम 30% ग्रोथ लाएंगे? किसी साल नहीं लाएंगे, सो जाएंगे घर जाके। तो इट गिव्स वेरी, एंड क्या होता है जब यू आर दिस लिबरेटेड, आप प्रोडक्ट अच्छे बना पाते हो क्योंकि आप पे टाइमलाइन का कोई फोर्स नहीं है। हम सोचते हैं प्रोडक्ट 3 महीने में बनाएंगे, हमको 1.5 साल लगता है कई बार, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा बनता है। और दूसरा, एम्प्लॉयज़ और मैं भी, हम पे स्ट्रेस नहीं होता है, वी लिव अ हेल्दी लाइफ, सब हंसते खेलते रहते हैं, वी फील लाइक फैमिली। तो आई एंजॉय दैट एनवायरनमेंट। आई डोंट वांट टू बी मेक इट अनदर कॉर्पोरेट, वैसे हजारों हैं इस देश में। आई वांट टू बी कि एक ऐसा कल्चर है जहां एवरीवन इज स्माइलिंग। सो यू डोंट बिलीव इन अटेनिंग वन नंबर कि मतलब ये शायद मेरा रिटायरमेंट नंबर है, इसके बाद शायद मैं काम ना करूं, बस ये वाला मेरा नंबर अचीव हो जाए, उसके बाद मैं काम करूंगा तो पैसे के लिए नहीं, खुद के लिए करूंगा वाला कॉन्सेप्ट, ये फायर नंबर काफी, हाँ, मतलब यू डोंट बिलीव इन दैट? आई डोंट बिलीव इन दैट एक्चुअली। आई थिंक ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ बैलेंस इन लाइफ कि फैमिली को भी टाइम देना है, घूमना भी है, हेल्थ पे भी ध्यान देना है। जैसे मैं 2 घंटे 1 घंटा खेलता हूँ, मैं कभी बैडमिंटन, क्रिकेट रोज ही होता है, वर्कआउट थोड़ा बहुत, तो आई लाइक कीपिंग अ बैलेंस। लेकिन आई एम वरिड कि कोई पूरा ही रिटायर हो जाए। मैंने, अब ये पर्सनल बायस हो सकता है, लेकिन मैंने अपने घर में ये बहुत देखा है कि जैसे ही कोई रिटायर हुआ, इफ दे हैड वर्कड फॉर सब्सटैंशियल पीरियड, you start developing signs of mental deterioration, dementia, अल्जाइमर्स, ये वो, आप खाली हो जाते हो एकदम से, या तो फिर घर में झगड़े होने लगते हैं बिकॉज यू आर एम्प्टी एंड नाउ यू थिंक घर में हर चीज उस जगह से होनी चाहिए जहां वो थी। तो वो सारे पर्सनल इश्यूज आने लगते हैं। आई थिंक नहीं, एज इन जैसे बहुत सारे, अगर आप इन्फ्लुएंसर्स से, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स से बात करो या रैंडम किसी भी, मुझसे भी पूछोगे, तो आई माइट ऑल्सो से समथिंग कि हाँ यार, शायद लाइफ में एक बार मेरे इतने करोड़ मेरे पास हो गए, करेक्ट, तो फिर मैं जॉब पैसे के लिए नहीं करूंगी, अपने लेजर के लिए करूंगी, मुझे करना है माय पर्सनल इंटरेस्ट, या जॉब ना करके कुछ और करूंगी, समथिंग दैट आई लाइक, वर्क, ओके, बट डू यू आल्सो हैव दैट फिगर इन योर माइंड? सो प्रोबब्ली आई डोंट, बिकॉज मैं पिछले 6 साल से, मैंने पहली बार काम करना शुरू ही 17-18 में किया, और तब से मैं वही कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। तो इन अ वे आई एम नॉट वर्किंग, आई एम डूइंग व्हाट आई लव। सो एंड हाउ अबाउट मनी? डू यू मनी? सो मनी, मतलब जैसे कोई भी किसी से पूछता है तुझे कितने पैसे कमाने हैं, तुझे कितने पैसे चाहिए, मुझसे पूछोगे, सो इफ समबडी आस्क्स यू कि हाँ बताओ आई डोंट, मतलब मैंने ऐसे ही कैलकुलेट नहीं करा, बट आई थिंक अगर इफ आई मेक समवेयर अराउंड 20-30 करोड़, आई शुड बी ओके। सो I don't know how long will it take for me to make that. Correct. But I think that way, this is not boasting, but शायद I have been lucky कि अगर वो अमाउंट रहा भी होगा कभी दिमाग में, तो I have reached that amount by God's grace. तो if I want, I can retire now. So thankfully वो स्थिति है कि if I want, I can almost retire now या in a year or so. So वो प्रेशर नहीं है अब। because आजकल काफी सारे जितने यंग
इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग द सेम थिंग कि ओके वंस वी अटेन आवर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला थिंग एंड देन I think फिर सब शांति I है। think secondly that I never thought it that way, क्योंकि मेरे आपको ना वो चिंता बहुत रहती है जब आपके खर्चे रहते हैं ऑफ अ सर्टेन काइंड, योर लाइफस्टाइल। मैं रायपुर में रहता हूँ, घर में रहता हूँ मम्मी पापा के साथ, और अभी अभी मेरी शादी हुई है, मेरे खर्चे नहीं है, आई डोंट हैव एक्सपेंसेस, मेरे को कोई महंगी चीज़ का शौक नहीं है, मैं आज भी 2000 रुपये से ऊपर की जीन्स टी शर्ट खरीदता नहीं हूँ। तो मेरे कोई ऐसे महंगे खर्चे, मेरे को कोई गाड़ियों का शौक नहीं है, घड़ियों का शौक नहीं है। मेरे पास सबसे महंगे गैजेट मेरा फ़ोन आईपैड रहता है, क्योंकि वो मेरे काम से रिलेटेड है। मैंने कार ली थी 2 साल पहले, तो मैंने एक 9 लाख की कार ली। मेरे को बस 6 एयरबैग चाहिए थे, जो सबसे सस्ती कार थी जिसमें 6 एयरबैग हो, सेफ हो, वो चाहिए थी। मैं उस कार को अभी 2-3 साल हुए हैं, मैं 5 साल और चलाना चाहता हूँ। मैं हर 10 साल में एक कार ले लूँगा। तो मेरे खर्चे नहीं है, मेरी लाइफस्टाइल है नहीं, मुझे सोना चांदी का कोई शौक नहीं है। तो अगर आप मुझे अब शादी के बाद भी अगर मेरे को घर का और मेरा खर्चा सब कुछ चलाना है, तो मेरा खर्चा 30-40 हज़ार से ऊपर नहीं है, इंक्लूडिंग घर का राशन और ये सब पर मंथ। हाँ, तो मेरे खर्चे नहीं हैं उस मुकाबले के, और मैं बढ़ाने का कोई इरादा भी नहीं। तो आई थिंक अगर खर्चे कम हो तो आपको वो इनसिक्योरिटी भी कम हो जाती है। Right. एक बार आदत हो जाए गोल्फ कोर्स वाली सोसाइटी में रहने की, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। राइट। मैं इनफैक्ट अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं 3 दिन से एक होटल में हूँ। अब कई बार आप इवेंट वगैरह में आओ तो आपके होटल कोई और करा के देता है आपको। तो मैं 3-4 दिन से कुछ बिजनेस इवेंट्स और कुछ ऐसी जगह पे था जहाँ जो करा रहे थे उन्होंने मेरा होटल करा दिया, और वो था 5 स्टार होटल। तो मुझे लगता है आदत खराब हो जाएगी, तो मैं 3 दिन रुका। 2 दिन के बाद मैं आज रात जमीन पे सोया हूँ 5 स्टार होटल में, कि नहीं आदत नहीं बिगाड़नी है, जमीन पे सो एसी बंद करके, कि हमेशा एसी तकिया गद्दा रहे ना रहे। तो जैसे मैं तकिया भी नहीं रखता हूँ, मैं घर पे भी गर्मियों में कभी कभी लाइट अब मेरी पत्नी इस बात पे थोड़ा चिड़चिड़ करती है, प्रांजलि ये क्या बात हुई, एसी है, गर्मी है, एसी नहीं चलाएगा बोलता है आज। सो आई लाइक कभी कभी कि जैसे मैं अभी 2 साल पहले फॉर 48 आवर्स स्ट्रेट मैं बिना रिजर्वेशन के जनरल कंपार्टमेंट में आ गया था। तो टू मेक श्योर कि मैं रेडी हूँ अगर समय खराब भी आता है, एंड टू मेक श्योर कि, क्योंकि ना कई बार ये भी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि अगर आप बहुत एलिटिस्ट हो जाओ तो आप रियल प्रॉब्लम से भी दूर हो जाते हो। हाँ, that's आपको उनकी तकलीफ ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं भारत में 60-70% लोग रह कैसे रहे हैं। आपके हिसाब से तो सिविल लाइंस जैसी दुनिया है पूरी। तो आई लाइक टू बी कनेक्टेड। आगे जाके और 10 साल बाद, 5 साल बाद मुझे कभी आई थिंक कि शायद मैं पॉलिटिक्स में भी जाऊंगा, मुझे इंटरेस्ट है अभी तो नहीं, लेकिन हाँ और 5-7 साल बाद आई वुड वांट टू डू समथिंग। तो आई वांट टू नो द रियल इश्यूज, मैं रेडी रहना चाहता हूँ, रियल इश्यूज लोगों के बीच रहना चाहता हूँ। सो आई लाइक दैट। सो मेरे को टेंशन नहीं है रिटायरमेंट वगैरह। बट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो हम एक बाद के लिए, एक बड़े अमाउंट के लिए ही करते हैं ज़्यादा।